नमस्कार, 5 की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। जी हां, जिस बात की चिंता थी, जिस बात की फिक्र जो है वो जाहिर की जा रही थी, वो अब हो गया है। 2 मामले यहां पर मिले हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के, जिनकी पुष्टि हुई है। दरअसल 37 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं वो आई एट रिस्क देशों से, जिससे 7,976 जो है यात्री आए, जिसमें 10 यात्री जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए, जिनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके जो टेस्ट है वो भेजा गया है। वहां से ये साफ हो पाएगा कि कौन से वेरिएंट जो है का संक्रमण उनके अंदर है। लेकिन 2 मामलों को लेकर यहाँ पर जो है वो कंफर्मेशन हुई है कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले जो है सामने आए हैं, इनकी अब पुष्टि हुई है। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो 2 मामले अब यहाँ पर इस वायरस के आ गए हैं। इसको लेकर अब चिंता पहले से ही जाहिर की जा रही थी। हमारे साथ निहाल किदवई जो हैं हमारे सहयोगी, वो जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। निहाल, बताइए इन 2 लोगों के बारे में, अब इनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री रही पीछे की, कैसे ये पॉजिटिव हुए इनके मुताबिक, और यहाँ पर ये कितने लोगों के संपर्क में आए? देखिए, नवंबर के महीने में लगभग 95 लोग साउथ अफ्रीका से कर्नाटक आए। इनमें से सबकी टेस्टिंग हुई थी, जिसमें से ये 2 लोग जो 66 साल का और एक 46 साल के, इन 2 को लेकर के काफी सस्पिशन था यहाँ पर, और इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है इनमें ओमिक्रॉन वायरस ही से ये संक्रमित हो, क्योंकि वायरस का जो नेचर थी, जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति थी, वो यहाँ पे जो एक्सपर्ट है वो ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इन दोनों का जो सैंपल है वो सेंट्रल लैब में भेजा गया है। एक 11 नवंबर को आए थे और दूसरे 20 नवंबर को आए थे। और लेकिन देखिए, यहाँ पर जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं और साथ ही साथ दोनों साउथ अफ्रीकन नेशनल है, मैं बताना चाहूंगा, उन्हीं को लेकर के यहाँ पे चर्चा हो रही थी। और इन दोनों के बारे में जो हेल्थ अथॉरिटीज है, इनका हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभास वाला यहाँ पर बयान आता रहा है। पहले हेल्थ सेक्रेटरी ने यह बताया हमें कि इनमें से एक को डेल्टा है, दूसरी की जो रिपोर्ट है वो साफ नहीं है, इसलिए सेंट्रल लैब भेजा गया है। बाद में हेल्थ मिनिस्टर ने यह बताया कि बहुत साफ नहीं है कि दोनों में से किसको डेल्टा है और किसको कौन सा वेरिएंट है, नतीजे साफ नहीं आए हैं, इसलिए आगे की जांच के लिए हमने दिल्ली भेजा है और अब रिपोर्ट सामने आई है। तो इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी। यहाँ पर एयरपोर्ट पे भी काफी चौकसी बरती जा रही है और ये एक अच्छी बात है कि वक्त रहते यहाँ पर कार्रवाई हुई है, और जिसकी वजह से अब उम्मीद की जा रही है कि शायद ये ज्यादा लोगों को संक्रमण न फैला हो। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इन दोनों के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट जो थे उनको भी ट्रेस किया गया था बहुत पहले ही, जब ये आए थे उसके बाद ही, और उन सब की टेस्टिंग हुई थी और सब जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक वो सभी नेगेटिव थे, और इसलिए यहाँ पर ये एक अच्छी खबर है। लेकिन साथ साथ इन सब को मॉनिटर किया जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि अभी ये जो नया वेरिएंट है इसको लेकर के बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इन सबको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। शायद 1 हफ्ता और इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इसके बावजूद कि ये सभी नेगेटिव पाए गए थे, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट। ये 2 लोग जिनकी बात मैं कर रहा हूं, इनको बेंगलोर में ही रखा गया है और इनके हेल्थ की लगातार जानकारी ली जा रही है हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से। और जब आपकी यह साफ हो गया है कि दोनों ओमिक्रॉन से ही संक्रमित हैं, तो शायद और कुछ चौकसी बरती जाए। थोड़ी देर में ही हमें ऐसा लग रहा है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और ज्यादा जानकारी दी जाएगी। निहाल, ये जो आपने वक्त बताया कि नवंबर में शुरुआत में ये लोग आए थे, एक जो है वो 20 नवंबर के आसपास आए, इस दौरान क्या ये लोग क्वारंटीन थे या लोगों के संपर्क में, और क्या इनके अलावा भी कुछ ऐसे मामले हैं जिनको संदिग्ध माना जा रहा है कोरोना के इस वेरिएंट का? देखिए, कर्नाटक का जो कोविड टास्क फोर्स के जो
बड़े डॉक्टर हैं उनमें से एक से कल हमारी मुलाकात हुई थी, वो भी हमें ये बता रहे थे कि इन दोनों को लेकर के आशंका है, लेकिन बाकी लोगों के बारे में फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही ये आए थे एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को मानते हुए यहाँ पर फौरन इनके जितने भी संपर्क में लोग आए थे सबों को क्वारंटीन कर दिया गया था और इनमें से दोनों में से किसी को भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये भी एक अच्छी बात है। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब देश में कोरोना से जो पहली मौत हुई थी वो भी कर्नाटक से हुई थी। उसके बाद यहाँ पर काफी जो फर्स्ट वेव के दौरान काफी यहाँ चौकसी बरती गई थी, लेकिन बाद में थोड़ी ढिलाई बरती गई और फिर दूसरे वेव में जो हालात यहाँ पर खराब हुए वो सबके सामने था। इससे हेल्थ अथॉरिटीज और लोगों दोनों ने सीख ली है। इसलिए जैसे ही संदेह हुआ वैसे ही जितने लोग भी इन लोगों के संपर्क में आए थे, चाहे वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट हो या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हो, सब के बारे में पता किया गया और सबकी जांच की गई, जो जानकारी हमें दी गई है। जी, आप हमारे साथ रहिए निहाल। परिमल भी हमारे साथ जुड़ गए हूं, उनके पास चलते हैं। परिमल, जिस बात की चिंता थी, अब 2 मामले यहां पर जो है वो आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। अब इसके बाद क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और क्योंकि एट रिस्क वाले देशों से 7,976 यात्री जो है आए थे, जिसमें से 10 जो है पॉजिटिव पाए गए, क्या और भी मामले आ सकते हैं? कुछ ऐसे संदिग्ध लग रहे हैं? दोनों के बारे में कुछ एक चीजें और बतानी जरूरी है, क्योंकि वो कुछ जानकारी और मिली है। एक तो साउथ अफ्रीका का ट्रैवल हिस्ट्री है, इसमें से एक पैसेंजर का। दोनों साथ साथ नहीं है, अलग अलग हैं। इतनी जानकारी मिली है। दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं जो अलग अलग जगहों से आए। एक साउथ अफ्रीका से आए, एक फुल्ली वैक्सीनेटेड भी हैं, यानी री इन्फेक्शन की बात, जिसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन आमतौर पर हम कहते हैं, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी किया है ओमिक्रॉन ने, इस बात की पुष्टि हुई है। लेकिन फिर भी इस बात को हमेशा दोहराया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, वैक्सीनेशन की दोनों डोज लें। तो ये तमाम चीजें करनी है। जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जैसा निहाल ने भी बताया, वो तमाम कॉन्टेक्ट्स जो है वो ट्रेस कर लिए गए हैं। दोनों पॉजिटिव जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो मरीज हैं उनके, तो वो तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब भारत में इसकी मौजूदगी है और वाकई अगर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो गई है, तो जो उनके कॉन्टेक्ट रहे थे उसमें अब किस तरह के लक्षण हैं, क्या वो भी पॉजिटिव पाने की आशंका है उनके भी। तो धीरे धीरे ये फैलाव की जो बात हमने शुरू से देखा है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। तो अब इस बात को लेके एक चीज तो साफ हो गया कि ओमिक्रॉन की मौजूदगी है, लेकिन अब इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो हैं, क्योंकि जो विदेशों से आ रहे हैं उस पर सख्त निगरानी की जरूरत है। और सबसे अहम भूमिका इसमें कॉन्टेक्ट भी निभाएगा, क्योंकि अब जब आएंगे कितने लोगों के कॉन्टेक्ट तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच पाएगा, ये भी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन ये दलील सीधे तौर पे दी जा रही है कि उन पर निगरानी रखी जा रही है। बार बार मीटिंग हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब महीने सवा महीने से नहीं हुआ था हेल्थ मिनिस्ट्री का। ओमिक्रॉन को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। राज्यों से लगातार बात की जा रही है, एयरपोर्ट ऑफिसर से बात की जा रही है। तो ये चीजें हो रही हैं। लेकिन एक चीज और गौर करने वाली बात है कि 26 नवंबर को जब इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई, उसके बाद भारत में 883 जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, यानी रफ्तार उसकी बढ़ाई गई है। और रफ्तार इसलिए बढ़ाई गई है ताकि इस बात को लेके आंका जा सके, परखा जा सके कि इस वेरिएंट की मौजूदगी है या नहीं है। अब उसकी पुष्टि हो चुकी है कि है, और बाकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग के परिणाम है वो भी धीरे धीरे आएंगे, तो उससे और चीजें क्लियर होंगी। बिल्कुल, अब चीजें क्लियर होंगी कि इसका असर कैसा पड़ता है। परिमल, जैसे कि आप बता रहे थे कि अब कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, तो इसका फैलाव यहाँ पर कैसा है, इनके संपर्क में आए लोगों में, ये थोड़े वक्त बाद पता चलेगा। लेकिन दूसरे देशों से अभी तक की क्या रिपोर्ट्स इस वायरस को लेकर हैं, इस वेरिएंट को लेकर हैं खासकर, ताकि और बेहतर तरीके से लोग इसको समझ पाए? देखिए, यहाँ पर यही बताया गया है, WHO ने भी बताया बार बार कि, और जो साउथ अफ्रीका के डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी NDTV को दिए इंटरव्यू में कहा कि माइल्ड सिम्टम है। लेकिन WHO ने का जिक्र एक जगह स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया जिसमें माइल्ड टू सीवियर की बात भी कही है। हालांकि सीवियरिटी को लेके थोड़ा सा ये परहेज कर रहे हैं, चीजें इवॉल्व हो रही हैं, नई चुनौती के तौर पे है, तो बहुत कुछ सोचा समझा जाना है साइंस के लिहाज से। कुछ एक दिनों में हो सकता है कि और ज्यादा जानकारी इससे आ जाए कि कैसे ये वायरस रिएक्ट करता है। दूसरी नंबर चीज ये भी हो सकती है कि जिन देशों में मान लीजिए वो माइल्ड रहा है, भारत आने के बाद वो कहीं आक्रामक तो नहीं हो जाएगा। तो ये जलवायु को लेकर और जो ढांचा होता है, पर्यावरण का ढांचा होता है, उसके हिसाब से भी वायरस अपना असर छोड़ता है। तो धीरे धीरे चीजें इवॉल्व हो रही तबिश, लेकिन ये चीजें लोगों को समझनी होगी कि जो एक तरीके से यूनिवर्सल वैक्सीन मास्क के तौर पर लोग
अभी तक लगाए हुए हैं उसको लगाना चाहिए। डोजेज जिन्होंने नहीं लिया, 12 करोड़ लोग ऐसे बताए जाते हैं कि जिन्होंने डोजेज नहीं लिया सेकेंड डोज, उनको डोजेज लगवाने चाहिए। तो ये तमाम चीजें एहतियातन अपने लिमिट में बरत सकते हैं। जो सरकार है वो सीधे तौर पर मॉनिटरिंग जो कर रही है, वो लगातार निगरानी कर रही है, देख रही है, परख रही है, और धीरे धीरे सूचनाएं भी हम तक पहुंच रही हैं कि किस तरीके से इसका विस्तार होगा या जीनोम सीक्वेंसिंग के और परिणाम आने वाले वक्त में आएंगे तो उससे भी पुष्टि होगी कि कितने मामले हैं। तो अब चुनौती नहीं इस बात को लेकर है कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दुरुस्त रखा जाए ताकि कुछ अनहोनी या आशंका जैसी स्थिति पैदा हो तो उसके लिए हम तैयार रहें। और उसको लेकर भी राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को बैठक में बार बार कहा गया है कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त रखें। बिल्कुल, तो इसका असर कैसा होगा ये थोड़े वक्त में शायद पता चले, क्योंकि दुनिया भर में जो है इस पर नजर रखी जा रही है इस वेरिएंट के ऊपर। लेकिन ये बात साफ है, इसको चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है और इसलिए जरूरी है कि आप भी जितने एहतियात हमारे पास इस वक्त मौजूदा वक्त में है उसका पालन कीजिए और वैक्सीन तो जल्दी लगवाने के लिए कहते हैं। शुक्रिया परिमल आपका और निहाल आपका सब जानकारी के लिए। तो इस नए वेरिएंट के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामलों की अब पुष्टि भारत में हो गई है और बाकी जो लोग आए हैं उनकी भी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, इन दोनों के संपर्क में इन 2 लोगों के जो कि पॉजिटिव हुए हैं। और जो 2 ये लोग हैं जो पॉजिटिव हुए हैं उनके बारे में बता दें आपको कि अब इनका साउथ अफ्रीका से ट्रैवल हिस्ट्री रही और इसके अलावा एट रिस्क वाली जो कंट्रीज हैं जहां पर इसका फैलाव ज्यादा है या खतरा ज्यादा है इस नए वेरिएंट का, वहां पर एट रिस्क पर ऐसी कंट्रीज को रखा गया। वहां से 37 उड़ानें पिछले कुछ वक्त में आई थी, जिसमें से 7,976 जो है यात्री आए थे, जिसमें 10 यात्री अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। और जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है ताकि वेरिएंट का पता लगा सकें। वैक्सीन लगना हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ढाल है, हमारी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है इस वेरिएंट के लिए, डेल्टा वेरिएंट के लिए, सब वेरिएंट्स के लिए। तो उस तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें और भी गति आए। हर व्यक्ति, अडल्ट वयस्क जिसको नहीं फर्स्ट डोज मिली वो फर्स्ट ले और जिसकी सेकंड डोज ड्यू है वो सेकंड डोज ले। इंपॉर्टेंट पार्ट जो ओमिक्रॉन के परिप्रेक्ष्य में आया है वो हमें इस तरफ लेके जाता है कि जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इस पेंडेमिक की लड़ाई करी है उन टूल्स को फिर हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें, उसमें कोई भी कमी ना हो। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए योगी सरकार पर प्रियंका गांधी ने बोला तीखा हमला। पंजाब के दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए 3 गारंटी देने के बाद चौथी गारंटी देने का ऐलान किया और ये गारंटी शिक्षा को लेकर है। पंजाब में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा देना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी होगी, उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि शानदार स्कूल जो है वो बनाए जाएंगे जैसे कि दिल्ली में है। दिल्ली की ही तरह स्कूली शिक्षा जो है वो पंजाब में भी की जाएगी। कच्चे टीचर को पक्का किया जाएगा, अच्छा वेतन दिया जाएगा। और साथ ही केजरीवाल ने शहीद सैनिकों के लिए चुनावी घोषणा करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हमारा कोई भी जवान या पुलिस का कोई भी जवान शहीद हुआ तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, गलत तो नहीं कह रहा, सरकारी स्कूलों का पंजाब में बुरा हाल है, इनको ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे दिल्ली में ठीक हुए पंजाब में भी स्कूल ठीक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो मेरी आज पहली गारंटी है, पंजाब में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा देना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी होगी। पंजाब को शिक्षा की धरती बनाएंगे, जैसे दिल्ली में अच्छा काम किया ऐसे पंजाब में करेंगे। आज मैं पठानकोट की धरती से ऐलान कर रहा हूं, हमारी सरकार बनेगी अगर पंजाब का कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा या पंजाब पुलिस का कोई भी जवान किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को शहादत के बाद 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी।
और अब बात यूपी की सियासत की। यूपी में चुनावी दंगल परवान चढ़ने लगा है। बीजेपी, सपा और कांग्रेस प्रचार में पूरी तरह से जुट गई हैं। जहां सत्ताधारी बीजेपी नए लोकार्पण और शिलान्यास कर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां कई मुद्दों को उठाकर बीजेपी पर जमकर हमले कर रही हैं। आज भी रैलियों का दिन रहा। बीजेपी की ओर से गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में मां शाकुंभा देवी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी और फिर विरोधियों पर जमकर हमला बोला। जबकि प्रियंका गांधी मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली कर रही हैं। वहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ललितपुर में उनकी रैली हो रही है। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में जाति और सांप्रदायिकता की राजनीति में असल मुद्दे रह जाते हैं। हमारे प्रदेश में जाति और धर्म पर आधारित राजनीति कम होती है और विकास पर आधारित राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति और जातिवाद पर आधारित राजनीति इतनी भयानक है कि मुख्यमंत्री भी जानता है कि लोगों की समस्याओं का हल करने के बजाय चुनाव के समय आएगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, चुनाव जीत के निकल जाएंगे और उनको कोई जवाबदेही ही नहीं रहेगी। जब तक आप ये सवाल नहीं करेंगे कि मेरे गांव में, मेरे लिए, मेरे शहर में आपने 5 सालों में क्या किया, जब तक ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण नहीं होगा, तब तक इसी तरह की राजनीति में आप फंसे रहेंगे, माफियाओं के दलदल में फंसे रहेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ मैं जब यूपी आई, जमीन की माफिया, नदी की माफिया, बालू की माफिया, पढ़ाई की माफिया, इम्तिहानों की माफिया, जहां देखो माफिया ही माफिया। मुझे तो आश्चर्य है कि सांस पे कोई माफिया नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं और आपसे हफ्ता लिया जाए। ये हालात है आपके प्रदेश के। वहीं सहारनपुर में लोगों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 2017 से पहले यहां के लोग पलायन से परेशान थे। कि 2017 में यही सहारनपुर में मैं आया था, सभा थी, सभा के बाद बहुत सारे लोग मुझे मिले थे और उस वक्त कहते थे कि साहब उत्तर प्रदेश के अंदर हम तो परिवर्तन कर देंगे, मगर परिवर्तन के साथ हमारा जो पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा। मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन करते जाएंगे। पिछली सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। जहां जातिवाद होगी, जहां वंशवाद और परिवारवाद हावी होगा, वहां विकास और राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह कैसे हो सकती है। और यही कारण था, यहां पर कहीं पलायन होता था, कहीं दंगे होते थे, कहीं पर अराजकता चरम पर थी। आजादी के समय जो प्रदेश देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता था, वह प्रदेश पिछड़ते पिछड़ते बीमारू राज्य के रूप में गिना जाने लग गया। वहीं अखिलेश यादव ने ललितपुर की रैली में सीएम योगी पर हमला बोला और कहा कि अगर सच्चे योगी होते तो परिवारों का दुख दर्द वो समझते। जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। और ये हमें नहीं लगता कि योगी मुख्यमंत्री है, योगी नहीं है, ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है, ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे। हमने तो यही पढ़ा है गीता में कि जो दूसरे का दुख अपना समझे वही योगी है। बताओ ये मुख्यमंत्री योगी है कि नहीं है। और एनडीटीवी को डिजिटल रूप से चलाने वाली कंपनी एनडीटीवी कन्वर्जेंस ने दुनिया के सबसे बड़े कंटेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म तबूला के साथ एक ऐतिहासिक एडवर्टाइजिंग डील की है।
ये डील 10 सालों के लिए है और इससे एनडीटीवी कन्वर्जेंस को 750 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है, जो कंपनी को सौंपे गए लक्ष्यों को पूरा करने पर निर्भर करता है। ये डील एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए अब तक के सबसे बड़े विज्ञापन सौदों में से एक है और हम अपने वफादार ऑनलाइन दर्शकों को उनकी खबर पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए कि आखिर दिल्ली सरकार को अचानक का क्यों लेना पड़ा स्कूल बंद करने का फैसला। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को कल से फिर बंद करने का फैसला किया है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के बीच स्कूल खोलने पर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माता पिता घर से काम कर रहे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अभी पुनः जो हालात दिख रहे हैं उसमें प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के सरकार उन चीजों को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब स्कूल दोबारा बंद कर देंगे। कब से बंद कर रहे हैं? कल से स्कूल बंद कर दिया जाएगा फर्दर ऑर्डर तक। सभी क्लासेस कल से बंद रहेंगे? कल से सभी स्कूल बंद होंगे।